हेलो बच्चों। लास्ट क्लास हम डायपोल मोमेंट पढ़ रहे थे और डायपोल मोमेंट के सबसे पहले एप्लीकेशन हम देख रहे थे कि डायपोल मोमेंट के थ्रू से हम कैसे बता रहे थे कि आपका जो कंपाउंड है वो पोलर है या नॉन पोलर नेचर के हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमने देखा था कि डायपोल मोमेंट के बारे में कि अगर आपके पास क्या हो, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड हो और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो, एब्सेंट हो, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर इन नेचर। मीन्स कहने का मतलब अगर ऐसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं म्यू नेट इक्वल्स टू क्या होगा आपका, जीरो के बराबर हो जाएगा। जब जीरो के बराबर हो जाएंगे तो वो कंपाउंड आपके क्या हो जाएगा, नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास दूसरा केस हमारे पास था कि अगर सर हमारे पास क्या हो जाए, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाए और डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हो जाए, तो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हो जाएंगे तो यहाँ पे म्यू नेट क्या हो जाएगा आपका, नॉट इक्वल्स टू जीरो। जब म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो वो कौन सा नेचर का हो जाएगा आपका, पोलर नेचर के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि नेक्स्ट एप्लीकेशन में क्या थे कि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक सिस था आपका और दूसरा क्या था आपका, ट्रांस थे। तो सिस एंड ट्रांस में से आपका जो ट्रांस वाले केस में है ये आपका क्या हो जाता है, म्यू नेट क्या हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। जब म्यू नेट जीरो हो जाते हैं तो ये आपका पोलर नेचर के, नॉन पोलर नेचर के होंगे, सॉरी। ठीक है, तो ट्रांस में नॉन पोलर नेचर के होंगे और सिस में आपका म्यू नेट हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा आपका, पोलर इन नेचर हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमने ऑर्थो पैरा पोजीशन पे भी देखे थे। ठीक है, तो ये वाले सारे जितने केस हैं वो आप सारे एक बार है ना रिवीजन कर लीजिएगा। और इसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे आपको, है ना, कि किसी आपको कंपाउंड के नेचर को बताने थे, पोलर नेचर के थे या नॉन पोलर नेचर के थे, वो चीज़ आपको बताने थे। ठीक है, एंड एक आज लास्ट एप्लीकेशन और भी पढ़ेंगे हम, परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिटरमाइन द पोलर एंड नॉन पोलर इन नेचर। देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन था क्या, BeCl2। तो BeCl2 में जब देखेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर का बनेगा। तो BeCl2 में देखिए यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर, ये आपका क्लोरीन की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ इधर क्लोरीन है, तो ये आपका डायपोल मन ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो म्यू नेट क्या हो जाएगा आपका, म्यू नेट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो जब म्यू नेट जीरो हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, नॉन पोलर नेचर के हो जाते हैं। ठीक है, चलो इसी तरह से H2O2 में देखिए, तो H2O2 का स्ट्रक्चर ये बनेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे O। ठीक है, तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन इधर होगा, डायपोल मोमेंट का इसका डायरेक्शन इधर होगा। एंड ऑक्सीजन के पास यहाँ पे दो दो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास भी दो लॉन पेयर, इसके पास भी दो लॉन पेयर, तो लॉन पेयर का भी कुछ डायरेक्शन इधर होगा, फिर इसका भी डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन। तो जब ओवरऑल जब सबके डायरेक्शन को क्या करेंगे, डायरेक्शन सबके डायरेक्शन एक ही साइड में डायरेक्शन है। ठीक है, और जब वेक्टर सम करेंगे तो आपका कुछ इधर से ऐसा वाला डायरेक्शन बनेगा जो कि म्यू नेट क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। मीन्स यहाँ पे कोई भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SO2। तो देखो जितने भी कंपाउंड आपको अब दिया गया है, सारे कंपाउंड का सीधा सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज़ आप क्या कर लो कि उसका स्ट्रक्चर बना लो, और स्ट्रक्चर बनाते ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा या नहीं होगा, मीन्स वो पोलर नेचर के होंगे या पोलर नेचर के नहीं होंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ से आपको स्ट्रक्चर बनाना आ ही जाता है ना, मीन्स हाइब्रिडेशन तो आपको आते ही हैं। तो सल्फर के कितने होते हैं, 6 होते हैं, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 × 2, तो कितना हो गया आपका 12। तो 12 + 6 कितना हो गया, 18। 18/8 कितना हो गया, 2 + 2/2, तो कितना हो गया 1। तो 2 बॉन्ड पेयर + 1 लोन पेयर। क्लियर, तो यहाँ से आप बना लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर तो आपको बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चर बनाने में ज्योमेट्री बनाने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सल्फर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ आपके पास 2 बॉन्ड बन गए, और यहाँ पे इसका लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जब देखेंगे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये लॉन पेयर का डायरेक्शन इधर है क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये देखिए, अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो सर 120 डिग्री का बॉन्ड बन रहा है, इसके बीच में 120 नहीं, 120 एकदम 120 बन रहे हैं। इसके बीच का एंगल देखना है। ठीक है, इसके बीच का एंगल देखना। एंड दूसरी चीज़, अगर वैसा सोच भी रहे हैं तो ये आपका लॉन पेयर है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, तो ये दोनों एक दूसरे का बॉन्डिंग का नेचर डिफरेंट हो गया। तो ये आपके पॉसिबल ही नहीं है कि म्यू नेट आपका जीरो हो जाए। म्यू नेट क्या हो जाएगा आपका, नॉट इक्वल टू जीरो, जो कंपाउंड आपका क्या होगा, पोलर इन नेचर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट केस। हाँ, नेक्स्ट केस आप एकदम सही है, ये आपका SO3, ये आपका 3, ये आप बनाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा,
इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे जब सल्फर एंड ऑक्सीजन के बीच देखेंगे तो सारे बॉन्ड आपके क्या हैं, सेम हैं, बॉन्डिंग सेम है, तो सेम है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा 120 डिग्री पे आपके क्या बन जाएंगे, आपके एंगल बन जाएंगे। और जो 120 डिग्री का एंगल पे होते हैं तो इसके म्यू नेट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट XeF2 के बारे में बात करें तो XC जेनॉन फ्लोराइड के बारे में। तो यहाँ पे आप अगर स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे हाइड्रेशन भी बता सकते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हाइब्रिडेशन मैं आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे को क्या करेगा, अपने आप में कैंसिल आउट कर लेगा, एंड उसके बाद फ्लोरीन बच जाएंगे। ठीक है, तो फ्लोरीन बच जाएंगे, तो फ्लोरीन जैसे मैं एक बता ही देता हूँ, ये आपके F यहाँ पे आपका फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पे आपका फ्लोरीन हो गए। ठीक है, यहाँ पे लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर। तो लॉन पेयर एक दूसरे में कितने एंगल का बना रहा है आपका 120 डिग्री, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। एंड इधर आपका फ्लोरीन का इधर आपका डायरेक्शन होगा, ये फ्लोरीन का इधर डायरेक्शन है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल जो म्यू नेट है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। म्यू नेट आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 5 नंबर में आपका जब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में देखिए। 6 नंबर में आप जब देखेंगे तो यहाँ पे देखो कि BF3 है ना, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, एक मिनट, हाँ फ्लोरीन, तो ये F और ये F, तो यहाँ भी आपका 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, म्यू नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका नॉन पोलर इन नेचर। चलो अब देखो यहाँ पे ClF3 में, तो ClF3 में सोच रहे होंगे कि यहाँ पे BF3 है, तो सर यहाँ पे भी 3 एटम है, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। एकदम नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और बोरोन के पास कोई भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। एंड जब इसका हाइब्रिडेशन बनाएंगे तो यहाँ पे आपका हाइब्रिडेशन अलग बन जाएगा। BF3 का हाइब्रिडेशन अलग है, ट्राइगोनल प्लेनर, एंड इसका हाइब्रिडेशन यहाँ पे अलग बन जाएंगे। देखिए हाइब्रिडेशन क्या होगा बताइए, कि क्लोरीन का कितना होता है 7, और फ्लोरीन कितने 7 इंटू 3, तो 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, तो 21 28/8, तो बताओ क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4, तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जब लॉन पेयर देखेंगे तो यहाँ पे इसका भी डाइपोल मोमेंट होगा, इसका भी डाइपोल, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन ये वाले सिस्टम एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा, जिसके वजह से आपका ये डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होंगे। जब डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो गए तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोलर इन नेचर होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर NF3 यहाँ पे NF4 होते शायद कि हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे लॉन पेयर का भी आपका क्या होगा, मोमेंट होंगे, यहाँ पे इधर नीचे वाले हो गए, ये ऊपर जाएंगे, तो ये आपका क्लियर, ये आप ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। जब कैंसिल आउट नहीं करेगा तो ये आपका नॉट इक्वल्स टू 0 हो गए, तो नॉट इक्वल्स टू 0 हो गए तो ये क्या हो जाएगा, पोलर नेचर के हो जाएंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 9 नंबर क्या है, जेनॉन F5 है, इसका पहले आप क्या बना लीजिए, हाइब्रिडेशन निकालिए, फिर स्ट्रक्चर निकालिए। तो ये जो चारों है एक दूसरे के कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन ये वाले फ्लोरीन और ये लॉन पेयर एक दूसरे के कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसलिए ये म्यू नेट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आपका हो जाएंगे, पोलर इन नेचर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट जब बात करेंगे हम कंपेयर द डाइपोल मोमेंट। अभी तक हम बता रहे थे कि जो कंपाउंड है आपका पोलर नेचर के हैं या नॉन पोलर नेचर के, लेकिन अब जो हम बताएंगे वो बताएंगे क्या, कि डाइपोल मोमेंट कंपेयर करने दो। अभी तक तो हम ये निकालना आ गया है कि पोलर नेचर के हैं या नॉन पोलर नेचर के हैं, तो अब उनमें से बताना है कि अगर पोलर नेचर के हैं तो किसका पोलरिटी ज़्यादा होगा, किसका पोलर, कौन से कंपाउंड का पोलर नेचर आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं पहले NH3 एंड NF3 में। ठीक है, NH3 एंड NF3 में देखो, यहाँ से NH3 एंड NF3 में स्ट्रक्चर में बनाता हूँ पहले। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है आपका NH3 का, यहाँ पे H हो जाएंगे, यहाँ पे H हो गया, और ये आपका H हो गए, तो यहाँ पे आपका लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एंड यहाँ NF3 है, तो ये F हो जाएगा। दोनों के हाइब्रिडेशन सेम है, दोनों के आपके ज्योमेट्री भी सेम है देखो, लेकिन डिफरेंसेस क्या है वो देखिए। तो डिफरेंस जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ये भी आपका फ्लोरीन, ये भी आपका फ्लोरीन। ठीक है, एंड ये आपका डाइपोल मोमेंट लोन पेयर का इधर हो गया, ये इधर हो गया। अब आप ही बताइए कि इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा NH3 या NF3 का। NF3 का जब देखेंगे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक तरफ, दूसरे तरफ एक तरफ है, और फ्लोरीन वाले का डायरेक्शन इधर है। ठीक है,
एंड जब ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में देखें तो सबका डायरेक्शन क्या है आपका एक ही तरफ डायरेक्शन है। तो बताइए यहाँ पे जब सेम डायरेक्शन सेम टाइप में जाते हैं तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ पे आपका क्या होता है कि यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका NF3 वाले केस में आपका क्या हो जाएगा कि डाइपोल मोमेंट कम हो जाएंगे, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपका कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से ये इसका जो NF3 का क्या होगा डाइपोल मोमेंट लेस देन होगा NH3 के। क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं H2N H2O2 का। अब देखो H2O2 में जब देखेंगे, देखिए कि इसका भी स्ट्रक्चर बना लो यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका यहाँ पे H हो जाएंगे, यहाँ पे भी आपका H हो जाएगा, यहाँ पे O यहाँ पे H और ये H। जब यहाँ पे देखेंगे लॉन पे इलेक्ट्रॉन, ये भी लॉन पे इलेक्ट्रॉन, लॉन पे इलेक्ट्रॉन, लॉन पे इलेक्ट्रॉन, इसमें भी लॉन पे इलेक्ट्रॉन, इसमें भी लॉन पे इलेक्ट्रॉन। जब देखेंगे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका ऑक्सीजन, तो ये इसका डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन, ठीक है। इसके में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो अब तो इसमें सबका डायरेक्शन क्या है सेम, इधर ही एक ही डायरेक्शन है, इसका भी एक ही डायरेक्शन, इसका भी एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन सभी डायरेक्शन। तो इनमें आप किसका ज़्यादा होगा, है ना, तो इनमें किसका ज़्यादा होगा H2O2 का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है ज़्यादा है, नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे डाइपोल मोमेंट H2O2 का ज़्यादा होगा। क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में जब देखेंगे यहाँ पे तो NH3 एंड H2O में का निकालना है। तो ठीक है, NH3 एंड H2O में जब देखें कि इसका NH3 का स्ट्रक्चर NH3 हो जाएगा, यहाँ पे H2O का। अब देखिए यहाँ पे इसका भी डायरेक्शन जब देखेंगे, यहाँ पे इसका भी ज़्यादा है, इसका भी ऐसे हो गया, इसका भी ऐसे हो गया, इसका भी ऐसे हो गया, है ना, तो ये भी आपका, तो लगभग जो डायरेक्शन है आपका डाइपोल मोमेंट का ये एक ही डायरेक्शन में है, और लगभग डायरेक्शन आपका यहाँ पे और डाइपोल मोमेंट लगभग सेम है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या फैक्टर लेके चलना है, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए कि जैसे डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होता है आपका Q/D। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि डाइपोल मोमेंट किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करते हैं, और किस पर डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस भी डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस कहने का मतलब कहीं ना कहीं बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहा है, तो बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए एंड दूसरा आपका चार्ज के बारे में बात कर रहा है। अब देखो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, एंड दूसरा क्या है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में डाइपोल मोमेंट। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज क्या होता है आपका छोटा, एंड नाइट्रोजन का साइड बड़ा होता है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कम होगा, नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। चलो दूसरी चीज़ बात करेंगे कि ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है आपका? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड टूटेगा, जो चार्जेस आएंगे, तो यहाँ पे चार्जेस क्या होंगे, ऑक्सीजन पे मोर चार्जेस आएंगे, ठीक है। मोर चार्जेस करने का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका पुल अप करने की जो टेंडेंसी होगी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन के। तो इसलिए आपका यहाँ पे एक फैक्टर का इंक्लूड करना पड़ेगा। कौन सा वाला फैक्टर? कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, एंड ऑक्सीजन आपका साइज छोटा होता है नाइट्रोजन, लेकिन बहुत लगभग थोड़ा बहुत क्या होता है आपका यहाँ पे इक्वल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस का लेके नहीं चलेंगे, डिस्टेंस वाले फैक्टर, तो यहाँ पे चार्ज वाले फैक्टर इस वाले कंडीशन में लेके जाते हैं, चार्ज वाले फैक्टर, क्योंकि ऑक्सीजन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसका आप पुल अप करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसमें ज़्यादा चार्ज आएंगे, तो जिसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या होगा, H2O का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन NH3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो तो इस वाले केस में देखिए यहाँ पे CH3NF, CH3Cl, CH3Br, CH3I। तो इनमें से देखिए क्या है कि इनमें से भी दोनों फैक्टर हमें देखना पड़ेगा। क्यों दोनों फैक्टर देखना? जैसे यहाँ पे कार्बन एंड फ्लोरीन के बीच में देखते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे कार्बन एंड क्लोरीन के बीच देखिए, ठीक है। तो फ्लोरीन आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लगभग 4 के आसपास होता है, एंड क्लोरीन का लगभग 3.2 के आसपास होता है। क्या होता है? क्लोरीन का क्या होता है, 3.2 के आसपास। अब फ्लोरीन का क्या है, साइज छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ आपका क्या होगा, छोटा होगा, कम होगा। एंड जब क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन आपका ये सेकेंड पीरियड, फ्लोरीन आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और यहाँ पे क्लोरीन आपका क्या है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट। तो क्लोरीन का जो साइज है फ्लोरीन के बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा।
तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, तो जब दोनों ही केस को देखेंगे तो Cl का जो होगा डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है। अब वहाँ पे देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बीच में जब हम कंपेयर कर रहे थे तो साइज को नहीं देख रहे थे, क्योंकि ये आपके सेम पीरियड के एलिमेंट, यहाँ पे पीरियड ही आपका डिफरेंट हो गया, तो पीरियड डिफरेंट हो गया तो यहाँ पे साइज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्लोरीन का, लेकिन यहाँ कार्बन एंड नाइट्रोजन का लगभग साइज क्या होगा, सेम के आसपास होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ लगभग सेम हो जाएंगे। लेकिन इस वाले केस में जब बात करेंगे तो सी एंड कार्बन एंड क्लोरीन के बीच देखेंगे तो यहाँ पे चार्ज आपका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बॉन्ड लेंथ को जब कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे आपका जो कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में जो आपका जो क्या होगा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए चार्ज यहाँ पे ज़्यादा होगा, बट साइज क्या होगा आपका यहाँ पे छोटा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग 3.2 के आसपास है, लेकिन यहाँ पे साइज इसका ज़्यादा है, साइज ज़्यादा होने की वजह से आपका क्या है, आपका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, यहाँ पे मोर डाइपोल मोमेंट आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि इस वाले CH3Cl और CH3CF और बाकी ये दोनों लगभग यहाँ पे बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ब्रोमीन एंड आयोडीन की, जिसकी वजह से ये कम हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशन, ये जो ज़्यादा दिक्कत है आती है क्लोरीन एंड फ्लोरीन के बीच में, तो यहाँ पे लिखते हैं ड्यू टू ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे लिख लीजिए आप, है ना, ड्यू टू ग्रेटर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपको तो बता ही दिया, CH3Cl CH2Cl में CHCl3 में, तो सबसे ज़्यादा तो इसी का होगा, है ना, CH3Cl में। अच्छा सॉरी, यहाँ पे H बन गया है, ये H नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका Cl होगा। ठीक है, यहाँ पे Cl लगा लें, तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, इसका डायरेक्शन, तो ये सबके डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएंगे सेम, लेकिन इसमें एक कैंसिल करेगा, यहाँ पे भी। ठीक है, तो सबसे कम तो इसमें हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल करेगा। और दूसरे वाले में यहाँ देखो CCl4 का मैंने नहीं बताया था, CCl का 4 का एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन का यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि सबके बॉन्ड लेंथ क्या है आपके सेम, और कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं, फिर भी CCl4 का आपका क्या हो जाएगा, जब CCl4 का 0 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, CH4 भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट में। तो एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। देखिए परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू थ्योरेटिकल, म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। तो म्यू ऑब्जर्व जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, क्या होगा, म्यू ऑब्जर्व क्या होगा, जो क्वेश्चन में दिए होंगे, एंड जो थ्योरेटिकल है म्यू थ्योरेटिकल, तो म्यू थ्योरेटिकल का मतलब हो गया Q इंटू डी, है ना। तो थ्योरेटिकल जो Q जो है आपका, ये चार्ज जो थ्योरेटिकल है, मान लो कि मैं आप क्लोरीन एंड Cl की बात करता हूँ। ठीक है, क्लोरीन एंड कार्बन के बीच जब बात करेंगे तो क्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन पे आपका क्या होगा, डेल नेगेटिव और इसमें डेल पॉजिटिव। जो ऑब्जर्व होती है वो ऑब्जर्व क्या, डेल इस पे नेगेटिव होना चाहिए, डेल इस पे पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन थ्योरेटिकल हम क्या लेके चलते हैं, कार्बन पे क्या लेके चलते हैं, +1, कार्बन पे क्या लेते हैं +1 एंड क्लोरीन पे माइनस लेके चलते हैं। ठीक है, जब माइनस लेके चलते हैं तो जब मीन्स कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, जब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का जब डोनेट एंड एक्सेप्ट हो गए, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ पे जो Q थ्योरेटिकल होगा, जब Q थ्योरेटिकल निकालेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एंड डिस्टेंस जो दिया हुआ रहे। तो सीधा सिंपल सी बात आ गई यहाँ पे कि एक और चीज़ फैक्टर आ गया, क्या कि डाइपोल मोमेंट का जो आपका SI यूनिट होगा, SI यूनिट क्या होगा, चार्ज का क्या होता है, कूलम होते हैं, एंड डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होगा। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस भी किस में लेके आना है, मीटर में लेना, चाहे एंगस्ट्रम में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो आपको किस में लेना है, एंगस्ट्रम में लाने हैं। ठीक है, चलो हाँ ठीक है, तो यहाँ एक समझ में आ गया Q थ्योरेटिकल क्या हो जाएगा, Q थ्योरेटिकल क्या हो जाएगा 1.6 इंटू
1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएंगे, डिस्टेंस आपको पता ही है। एंड दूसरा चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था कि क्यू ऑब्जर्व जो होता है या म्यू ऑब्जर्व होता है हमेशा क्या होते हैं, छोटा होता है लेस देन किससे, थ्योरेटिकल से। क्यू ऑब्जर्व हमेशा थ्योरेटिकल से कम ही होते हैं, या क्यू, हाँ, जो चार्ज होते हैं, ठीक है। चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या, म्यू ऑब्जर्व HBr का दिया हुआ 1.25 डी फॉर डिबाई, है ना। डिबाई भी आपका डाइपोल मोमेंट का क्या है, आपका यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का ऐसा डाइपोल मोमेंट का यूनिट ही है। तो यहाँ पे 1 डिबाई इक्वल्स टू, हम लिख लो यहाँ पे 1 डिबाई इक्वल्स टू, मैंने नहीं लिखा है, 1 डिबाई इक्वल्स टू कितना कूलम मीटर होते हैं, तो क्या होता है आपका 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, है ना। आपको चेंज करने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ म्यू ऑब्जर्व दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड से आपको किसमें, कूलम मीटर में आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है बॉन्ड लेंथ आपका दिया हुआ है इतना डी, तो 2.65 दिया हुआ, तो 2.65 को आप क्या करो, मीटर में ले आएंगे, तो 10⁻⁻10 से क्या करेंगे आप, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देन कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो सबसे पहले आप थ्योरेटिकल निकाल लीजिए, थ्योरेटिकल में जो चार्ज होगा 1.6 × 10⁻, इतना हो जाएगा, और ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे ये एंगस्ट्रम में था, तो एंगस्ट्रम से हमें किस मिलाना है, मीटर मिलाना, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है परसेंटेज आयन, हाँ, तो ये तो आप निकाल लीजिए, एन पी क्यू ऑब्जर्व भी आपने निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड से आपने कूलम पर मीटर में कर दिया, कूलम डॉट मीटर, कूलम इंटू मीटर में कर दिया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, और वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 9.8 इंटू 9.8%, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, इस मीन्स कहने का मतलब HBr कंपाउंड में आपके क्या है, 9.8 आयनिक परसेंटेज कैरेक्टर है। मीन्स टोटल का टोटल बॉन्ड जो है HBr के बीच में, टोटल जो बॉन्ड बने हैं HBr दोनों ही नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल के बीच आपके कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, लेकिन उसमें भी उस कोवलेंट बॉन्ड में भी आपका कहीं ना कहीं क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर छुपा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बैक बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। बैक बॉन्ड, अब देखो बैक बॉन्डिंग क्या होता है कि बैक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद बनता है। बैक बॉन्ड क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद, लाइक जैसे पाई बॉन्ड आपका सबसे पहले फॉर्म होते हैं, पाई बॉन्ड बनने के बाद तब आप सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद फिर पाई बॉन्ड बनता है। एंड ये भी बैक बॉन्ड भी आपका क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही आपका क्या बनता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं, लाइक पाई बॉन्ड की तरह। बट लेकिन ये आपका परमानेंट नहीं है, बैक बॉन्डिंग आपका क्या है, परमानेंट नहीं है, लेकिन जो आपका पाई बॉन्ड है वो आपका परमानेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए यहाँ पे कि बैक बॉन्ड का जो ये है, बैक बॉन्ड इज अ वीक पाई बॉन्ड, एक तरह से पाई बॉन्ड बोल सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन ये पाई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी है, ठीक है। विच इज, यहाँ पे विथ नहीं है, ये विच इज, इसको विच इज लिख लो, ठीक है। विच इज, ये लिखा नहीं जा रहा, हाँ, विच इज फॉर्म्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एन एटम इज शेयर्ड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट एटम, ठीक है। देखो अब ये बैक बॉन्डिंग कहाँ पे फॉर्म होता है, वो चीज़ें हमें देखना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि बैक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए सबसे पहला जो आपके पास दो एटम है, दो एटम में से एक के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। एक के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, और दूसरे के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो यहाँ पे ए के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और बी आपका वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ से ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा यहाँ पे, है ना, ये शेयरिंग में डाल देगा। तो शेयरिंग में डाल देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक बॉन्ड बनेंगे। और ये बॉन्ड ऐसा नहीं है कि ये बॉन्ड आपका परमानेंट है, ये परमानेंट बॉन्ड नहीं है। बी जो है वैकेंट ऑर्बिटल, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। अच्छा, ऐसा अगर है तो सर जब ये ये ए जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट ही कर रहा है, इसका मतलब ये तो डोनर हो गया, और ये क्या हो गया आपका, एक्सेप्टर हो गया। तो हमने तो डोनर एंड एक्सेप्टर में के बारे में हमने पढ़ा ही है कि वो क्या है आपका, क्या होता है आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, वो डेटिव बॉन्ड होते हैं। हाँ एकदम सही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, डेटिव बॉन्ड होते हैं। लेकिन ये वो जो बॉन्ड था आपका, वो कौन से बॉन्ड थे, सिग्मा डेटिव बॉन्ड थे, मीन सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने थे। लेकिन ये कौन सा बॉन्ड है आपका, पाई बॉन्ड है, मीन्स पाई डेटिव बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैक बॉन्ड को हम पाई डेटिव बॉन्ड बोलेंगे, एंड सिग्मा जो है आपका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो आपका सिग्मा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा डेटिव बॉन्ड बोलेंगे। ठीक, क्लियर है यहाँ से, ठीक है। अब ये तो बैक बॉन्डिंग तो हो गया सर। अब बताओ कि कंडीशन की कहाँ पे बैक बॉन्डिंग आपके शो कर सकते हैं, क्या
कंडीशन कहाँ पे आपके बैक बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, कहाँ पे बैक बॉन्डिंग शो नहीं कर सकते। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आना चाहिए, आई क्या होगा कि बैक बॉन्डिंग शो करने के लिए एक एटम का तो वैकेंट ऑर्बिटल होना ही चाहिए, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं कंडीशन टू शो बैक बॉन्डिंग, ठीक है। कंडीशन टू शो बैक बॉन्डिंग तो क्या है आपका, डोनर एंड एक्सेप्टर एटम शुड बी सेकेंड पीरियड एलिमेंट और एक्सेप्टर कैन बी सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट। मीन्स जो आपका डोनर है वो आपका सेकेंड पीरियड के ही एलिमेंट होने चाहिए, एंड जो आपका एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो आपके सेकेंड के हों या आपका थर्ड पीरियड के एलिमेंट होंगे, है ना। इससे अगर ज़्यादा आगे पीछे हुआ तो आपका नहीं बनेगा, कौन सा, बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। मीन्स कहने का मतलब है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ ए एंड बी, ये भी आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। ये भी सेकेंड पीरियड का लें, सेकेंड पी ऑर्बिटल का मान लो, ठीक है, सेकेंड पीरियड, दोनों ही सेकेंड पीरियड है। तो यहाँ पे जो आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैकेंट है या दूसरा क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है। अब देखो मान लो अगर मैं ए एंड बी को ले लिया, जैसे मैंने बी, ठीक है, तो ये आपका थर्ड पीरियड के एलिमेंट होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका थर्ड पीरियड, एंड ये आपका सेकेंड पीरियड का ही है। अब देखो यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनेगी इस वाले में देखिए और इस वाले में देखिए, जैसे मैं आपको वहाँ पे ये फर्स्ट नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे सेकंड नंबर देखिए। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड में देखिए कि यहाँ पे कहाँ पे अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, फर्स्ट नंबर में, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव बॉन्डिंग हो रही है और इसमें इफेक्टिव इनइफेक्टिव बॉन्डिंग हो रही है, मीन्स ये इफेक्टिव बॉन्डिंग नहीं बनेगी। तो अच्छी बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग जो होगा वो किस में होगा, टू सेकेंड ऑर्बिटल में जो एलिमेंट हैं, सेकेंड ऑर्बिटल के जो एलिमेंट होंगे वहाँ पे आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग मीन्स वहाँ पे अच्छी बैक बॉन्डिंग बनेगी, इफेक्टिव बॉन्ड बनेगी, इफेक्टिव बॉन्ड, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग बनेगी। क्लियर है। चलो अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ हो जाएंगे, ये आपका 2s है ना, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका 2p है, 2s 2p। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ पे जब बात करेंगे तो ये आपका sp2 ही होगा, हाइब्रिडेशन, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, sp2, और ये sp2 से बन गए, एंड इसके पास p ऑर्बिटल एक क्या हो जाएगा आपका, वैकेंट है। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे कितने वैकेंट ऑर्बिटल हैं, bf3 में 3, सॉरी p ऑर्बिटल आपका वैकेंट है, तो वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे होगा, एंड इसके पास यहाँ पे क्या है आपका, लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे bf3 3 है, तो किससे बनाएगा बॉन्ड, तो ये फ्लोरीन से बनाएंगे। तो फ्लोरीन कौन से फ्लोरीन में, तो ये कभी आपके इस वाले फ्लोरीन से बना लेंगे, कभी इस वाले फ्लोरीन से बना लेगा, कभी इस वाले फ्लोरीन से बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जब पाई बॉन्ड थोड़ा बहुत यहाँ बनेगा, पाई बॉन्ड इस वाले में बनेंगे, पाई बॉन्ड इस वाले बनेंगे, एकदम सही है कि पाई बॉन्ड थोड़ा सा जो बॉन्ड ऑर्डर है ये आपका थोड़ा थोड़ा इसमें भी, सब में मीन्स जिस तरह से रेजोनेंस होते हैं उसी तरह से आपका यहाँ पे भी बनेगा। मीन्स कहने का मतलब यहाँ डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हर फ्लोरीन के साथ आपका बैक बॉन्डिंग यहाँ पे शो करेगा बोरोन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे BF3 आपका ये कंपाउंड हो गया, ये एग्जांपल आपके हो गए, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने आपको बताया था जब लुईस एसिड में हम बात किया था, तो लुईस एसिड में हमने एक चीज़ बताया था कि BF3BCl3 BI3 BBr3 में आपका मोर लेविस एसिड कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया था कौन सा है कि BI3 है, एंड वहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये चीज़ें हम बैक बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, बैक बॉन्डिंग में जाके पढ़ेंगे कि BF3 का सबसे कम क्यों होता है एंड BI3 का सबसे ज़्यादा क्यों होता है। तो वहाँ पे हमने यहाँ बैक बॉन्डिंग में मैं बस इतनी सी बातें बताऊँगा जो कि आपका, जैसे मान लो जो चीज़ें ऐसी है कि जो चीज़ नहीं हो पा रही है ना, एक्सेप्शन वाली चीज़ें, जैसे मान लो कि ये वाली चीज़ें होंगी, जैसे आपको लुईस एसिड की जब हम बात करते हैं, लुईस एसिड का जो कंपैरिजन वहाँ पे हम करें तो वो एकदम सही है, लेकिन ये एक्सेप्शन आ गया तो BF3 BCl3 का ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे, या ठीक है, या बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, किसका बॉन्ड ऑर्डर, ये चीज़ें आप पहले जो चीज़ कर चुके हो वही चीज़ फॉलो करना है, बस यहाँ पर थोड़ी सी जो चीज़ अलग होगी मैं वो चीज़ें बात करूँगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं, जैसे आपके पास क्या है आपका BF3 BCl3 की बात करते हैं, ठीक है। चलो तो BF3 का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, तो यहाँ पे आपका क्या होगा BF, ठीक है, F और यहाँ पे F, एंड एक और एग्जांपल है BF3 BI3 का हम ले लेते हैं, ठीक है, BI3, यहाँ पे क्या हो गया I, यहाँ पे क्या हो गया I और यहाँ पे I, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे BF3 और BI में कि B आपका कौन सा है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट। फ्लोरीन भी आपका क्या है, सेकेंड पीरियड, फ्लोरीन भी आपका सेकेंड पीरियड, यहाँ भी आपका सेकेंड पीरियड है। जब मैं BI3 के बारे में बात करेंगे तो BI
आई आपका कौन सा है ना, आई कौन सा है आपका 5 पीरियड 5th पीरियड के एलिमेंट है। जिस तरह अगर मैं क्लोरीन की बात करता तो वो 3rd पीरियड के एलिमेंट हो जाते हैं, उसी तरह से Br3 4th पीरियड के एलिमेंट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसे जैसे आपका ये साइज इंक्रीज होता जाएगा, आपकी बॉन्ड बॉन्डिंग यहाँ पे शो या इफेक्टिव जो बॉन्ड बॉन्डिंग होती है, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग जो होती है वो क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो मीन्स जहाँ पे और दूसरी चीज़ इफेक्टिव बॉन्ड बैक बॉन्डिंग आपका क्या होगा डिक्रीज होगा। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक और फैक्टर है जो आपका क्या कौन सा फैक्टर है यहाँ पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर देखो यहाँ पे बोरोन एंड फ्लोरीन पे, फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहाँ पे आपका भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ब्रोमीन तो एक ऐसे ही आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है। क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज मीन्स इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है एंड ऊपर से फ्लोरीन के ब्रोमीन के पास BF3 में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे देखो कि अट्रैक्ट करेगा, और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे इफेक्टिव बॉन्ड अब हम बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं क्या, कंपेयर लेविस एसिड कैरेक्टर ऑफ BF3 BCl3 BBr3 BI3 में, ठीक है। चलो ये चीज़ हमने आपको बताया था कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे आगे जाके डिस्कस करने का मतलब ये होगा, जैसे हम स्ट्रक्चर बना है BF3 का स्ट्रक्चर बना है, BI3 का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। BCl और BBr3 भी ले सकते हैं। चलो तो अब देखो यहाँ पे BF3 में, यहाँ पे एक मिनट में यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ FF, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिया अपने को, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड दूसरा BI3 में जब देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को ज़्यादा डिक्रीज तो करेगा लेकिन ज़्यादा डिक्रीज नहीं करेगा। लेकिन इसमें जो केसेस हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जब यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा आपका कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इफेक्टिव बॉन्ड बैक बॉन्डिंग शो करेगा। क्या करेगा यहाँ पे इफेक्टिव बॉन्ड बैक बॉन्डिंग शो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इन BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन क्या हो जाएंगे आपके, डिक्रीजेज हो जाएंगे, ठीक है। एंड लेविस कैरेक्टर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डिक्रीजेज हो जाएगा, ठीक है। लेविस कैरेक्टर डिक्रीजेज हो जाएंगे। एंड साइज ऑफ यहाँ पे जब देखेंगे BI3 में जैसे जैसे आपका साइज क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होंगे तो बैक बॉन्डिंग का जो टेंडेंसी होगा वो शो करना क्या होगा आपका डिक्रीज हो जाएगा। बैक बॉन्डिंग का जो बैक बॉन्डिंग जो शो करने वाले थे यहाँ पे डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे सीधा सिंपल अगर आप बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव बॉन्ड बैक बॉन्डिंग की बात करेंगे BF3 में इफेक्टिव बॉन्ड बैक बॉन्डिंग होंगी, लेकिन BI3 BCl3 और BBr3 में आपका इफेक्टिव बॉन्ड बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, जिसकी वजह से लेविस कैरेक्टर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीजेज हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इन BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन डिक्रीजेस एंड इट्स लेविस कैरेक्टर ऑल्सो डिक्रीजेज हो जाएंगे, ठीक है। एज साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज एंड टेंडेंसी टू शो बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेज एंड लेविस कैरेक्टर इंक्रीजेज। तो यहाँ से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो हमने देख ही लिया यहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ लेविस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरॉन एंड हेलाइड के बीच में जो आपका कंपैरिजन था, इनके बारे में हमने यहाँ पे बात कर लिया। अब देखो दूसरे हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ जो हम वहाँ पे बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करे थे वो तो था ही, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हैं जो हमको यहाँ पे डिस्कस करने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे BF3 में जब देखेंगे तो BF3, ठीक है, यहाँ पे F हो जाएंगे, यहाँ पे FF। तो यहाँ पे BF3 में आपको तो पता चलेगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बैक बॉन्डिंग होगा। एंड यहाँ पे BF4 माइनस है, तो जब BF4 माइनस का आप यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ BF4 का जब अब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका BF4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। 4 बॉन्ड हो जाएंगे और ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं एकदम, हाँ। इसके सोच रहे हैं कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपका क्या है 3 इलेक्ट्रॉन ही है और 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसलिए वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए ये आपका F माइनस से आपका क्या बनेगा, अटैक करके F माइनस से आपका ये बॉन्ड बना लेगा, या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लिख लो या नेगेटिव चार्ज आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये BF4 बना सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे BF4 में जब देखेंगे, BF4 में B के पास अब कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि बोरोन के पास एक तो वैकेंट ऑर्बिटल थे, लेकिन अब जो बॉन्ड बन चुका है तो बोरोन का भी आपका वैकेंट ऑर्बिटल खत्म हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपका बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा और इसमें बैक बॉन्डिंग BF3 में बैक बॉन्डिंग शो करेगा। तो जब बैक बॉन्डिंग शो करेगा तो इसका मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। जहाँ पे बैक बॉन्डिंग शो करेगा बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका, बॉन्ड लेंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग शो कर रहा है तो ये बॉन्ड ऑर्डर आपका BF4 में बैक बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। एंड यहीं पे बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, ठीक है, उसका कम हो जाएगा और यहाँ पे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, आपको समझ में आया कि BF4 में आपका बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर आपका इंक्रीज नहीं होगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो BF4 का ज़्यादा होगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए BS3 का, BS3 में भी आपका सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी बोरोन है, यहाँ पे भी बोरोन है, यहाँ पे F की जगह पे आप क्या लगा लो, OH लगा लो। तो OH लगा लेंगे तो यहाँ पे भी आपका बैक बॉन्डिंग शो करेगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे, इसकी वजह से आपका बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ आपका इसका BF4 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू BOH हॉल 2, BF4 नहीं सॉरी BOH हॉल 2 हॉल 4 BH B, इसलिए अब इस वाले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड बैक बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है BO बोरोन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बताना है BOH हॉल 3 एंड BOH हॉल 4 में, ठीक है। तो BOH हॉल 3 में जब देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी बोरोन है और यहाँ पे भी दोनों जगह बोरोन है, तो BF के जगह पे आप क्या लगा लो कि BOH हॉल 3 F की जगह पे, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग शो करेगा लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे। तो जब बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा तो इसके बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेंगे नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा नहीं, तो मीन्स किसमें बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा BOH हॉल 3 में। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग शो करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अरेंज NR2 BNR2 3 एंड BHNR2 हॉल 2 एंड BH2 NR2। ठीक है, देखो सेम ये जो हमने आपको बताया है इससे पहले सेकेंड कंपेरिजन में, कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ में ही A एंड B जैसा है वैसा ही आपका अरेंज ये B वाले हैं, NR2 NR3 वाले कैसे हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे, NR कौन सा BR3 है ना, NR2 यहाँ पे NR2 ठीक है, और इसमें भी क्या होगा NR2 और यहाँ पे एक क्या है H। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, इसमें भी सेकेंड पीरियड है, इसमें भी सेकेंड पीरियड है, इसमें भी सेकेंड है, तो यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग शो करेगा, इसमें भी। मीन्स कहने का मतलब है इस वाले में आपका बैक बॉन्डिंग शो करेगा। एंड BHR2 इसमें आपका इसमें भी बैक बॉन्डिंग शो करेगा, इसमें भी बैक बॉन्डिंग शो करेगा, लेकिन इसमें आपका एक ही बैक बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, इसमें आपका 3, इसमें 2, इस लगभग जब बात करेंगे बोरोन एंड नाइट्रोजन के बीच में तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। अगर 2 की बात करें तो ये मान लो अप्रोक्स मान लो यहाँ पे 1.5 हो रहा है, इसमें 3 बॉन्ड ऑर्डर अगर है 3 अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे 1.33 के आसपास आएगा मान लो, यहाँ पे 1.2। एंड दूसरा वाला जो केस है ओनली BH2 NR2 है, जैसे BH2 यहाँ पे मान लो H है, ठीक है, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे NR2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक ही बैक बॉन्डिंग शो करेगा, तो यहाँ पे जो लगभग यहाँ पे जो हो जाएगा BH2 NR2 का जो लगभग जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये अप्रोक्स 2 के आसपास होगा। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग जो होगा यहाँ पे इसमें 2 के आसपास होगा बॉन्ड ऑर्डर, इसमें लगभग 1.5 के आसपास होगा और इसमें 1.33 के आसपास होगा। तो इस ऐसे अगर देखेंगे तो फिर आपका बैक बॉन्डिंग ये हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ हो जाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ आपका किसका ज़्यादा होगा, जिसका बैक बॉन्डिंग जिसका आपका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे BNR2 इसमें बॉन्ड लेंथ कम है तो NR2 हॉल 3 का सबसे ज़्यादा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ड्यू टू डीलोकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज लीस्ट एंड बॉन्ड लेंथ इज हाईएस्ट। ठीक है, चलो अब एक दो एप्लीकेशन और भी है, जैसे कार्बिन के हम बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कार्बिन
अब देखो यहाँ पे कार्बन CH2 है, ठीक है, यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बात करेंगे, कार्बन क्लोरीन के बीच में बात करेंगे, कार्बन फ्लोरीन के बीच में बात करेंगे, ठीक है। तो बताइए कि सबसे इसमें तो आपका कोई बैक बॉन्डिंग ही नहीं होगा, है ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के पास तो लोन पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो शेयर करे। और जब क्लोरीन के बारे में बात करेंगे, इसके पास तो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, एंड फ्लोरीन के पास, तो यहाँ पे 2p हो जाएगा, है ना, CF के बीच में 2p बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे 2p 3p में सेकेंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड में, लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ही शो नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसका होगा, फिर इसका होगा, इसका होगा, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बिटवीन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। चलो एक और लास्ट है आपका, लास्ट देखिए एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CH Cl3 एंड CH। यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे मान लो 1H को क्या एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना, तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए, तो हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, CCl3, यहाँ पे जो लॉन पे इलेक्ट्रॉन लिखा है, यहाँ पे आप CCl3 को आप क्या नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब ही क्या हुआ कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। नेगेटिव मीन्स एक तो अपना खुद का, एक तो हाइड्रोजन का है, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो C ये लिख लो, ये लिख लो, या फिर ये लिख लो, दोनों ही आपका सेम है, ठीक है। तो ये आपका CF3 और यहाँ पे आपका CCl3 में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि किसका ज़्यादा होगा यहाँ पे, कि जब CCl3 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है। लेकिन जब यहाँ पे बात करेंगे तो नो वैकेंट ऑर्बिटल, किसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। नो बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। जब नो बॉन्डिंग होगी, नो वैकेंट ऑर्बिटल, जब यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो जब यहाँ पे बात करेंगे इस वाले में, तो यहाँ पे कार्बन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब फ्लोरीन के पास कोई भी आपके वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मीन्स कहने का मतलब 2p, है ना, तो 2s2p है, तो सेकेंड पीरियड यहाँ पे थर्ड पीरियड है नहीं, जिसके वजह से आपके यहाँ पे जिस तरह से आपका क्लोरीन के पास आपका क्या है 3p है, और 3p के पास कहीं ना कहीं आपका 3d आपका वैकेंट होता है। तो फ्लोरीन के पास कोई भी 3d नहीं है, मीन्स 2d तो होता ही नहीं। तो जब 2d नहीं है तो यहाँ पे कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है फ्लोरीन के पास, क्योंकि यहाँ पे कार्बन आपका इसके पास लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, लॉन पे इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। जब लॉन पे इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर सकते हैं, तो लेकिन फ्लोरीन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, तो जब वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं तो यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग शो करेगा। लेकिन इसमें क्लोरीन की बात करेंगे तो यहाँ पे वैकेंट और 3d वैकेंट ऑर्बिटल है और ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा। जब बैक बॉन्डिंग शो करेगा तो ये मोर स्टेबल होगा और BF3 आपका लेस स्टेबल होगा। तो जो मोर स्टेबल होगा वो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे, ये हमारे पास क्या था आपका आज बैक बॉन्डिंग था, उसका एप्लीकेशन भी पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे, ब्रिज बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। एंड ब्रिज बॉन्ड के बाद फिर हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब एक तरह से अलग ही केमिकल बॉन्डिंग में बोल सकते हैं कि दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, कौन सा वाला, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, थैंक यू।